हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी की, राइट? एम आई ऑडिबल? सिग्नल चला गया था इसलिए आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई बीच में, राइट? हम बात करने जा रहे हैं अभी आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट? बोलिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास? कि अगर हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसमें कितना एनर्जी हमें रिक्वायर्ड। क्लियर है? हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ना फर्स्ट शेल में प्रेजेंट हो तो वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होगा, सेकेंड में थोड़ा सा दूर हो गया, थर्ड में थोड़ा सा और दूर हो गया, फोर्थ में थोड़ा सा और दूर हो गया। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। क्लियर है? वैसे भी क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। एंड वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए इजी होगा। अगर किसी चीज ने दूसरी चीज को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रखा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा है, तो आपको इस चीज को यहाँ से ले जाना इजी रहेगा ना। और अगर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो क्या होता है? आपको दोनों को अलग करना इज वेरी मच डिफिकल्ट। क्लियर है? तो जितना पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होगा उसको निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आपको बार बार एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर्टिकुलर शेल से क्या करेगा? निकलेगा। अदरवाइज इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। क्लियर है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया वैसे वैसे न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड यू नीड मोर एनर्जी और लेस एनर्जी। अगर आपने इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है और एक केस में आपको बोलती हूं कि फर्स्ट शेल से निकालना है, तो आपको किस वाले केस में जो है ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? फर्स्ट शेल में, क्योंकि यहाँ ये बहुत पास पड़े हुए हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं ये, तो यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर हियर। दैट इज व्हाट? दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप क्या कहते हैं? दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? सो एज यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे, यहाँ ग्रुप में मूव करते जाएंगे, तो यहाँ सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यहाँ थर्ड में आ गया, यहाँ फोर्थ में आ गया, यहाँ फिफ्थ में, यहाँ सिक्स्थ में। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते गए वैसे वैसे साइज बढ़ता गया एटम का, और साइज बढ़ने के साथ साथ ही जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो भी क्या होती गई? कम होती गई। एंड यू नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे नीचे चलते गए वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती गई? डिक्रीज होती गई। ये साइन दिखा दिया मैंने कि वो डिक्रीज होती गई। रीजन, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर्ड था, यहाँ और कम हो गया, यहाँ थोड़ा और कम हो गया और कम हो गया, और यहाँ पे बहुत कम हो गया। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हमने कर ली है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम नहीं करेंगे। The another one is कुणाल कपूर, म्यूट करिए खुद को। कुणाल कपूर, और ये जितने भी बच्चे हैं ना 51 या 52 जितने भी हैं, लास्ट तक बने रहेंगे। क्लियर है? अदरवाइज आपको आ रहा होगा मैसेज अटेंडेंस का। समझ गए हैं? चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज कैटिनेशन। एंड कैटिनेशन क्लियर होना चाहिए। कैटिनेशन इज व्हाट? इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अपने ही दूसरे मतलब सिमिलर एलिमेंट के साथ जुड़ जाना क्या होता है? कैटिनेशन। सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन पावर है वो है कार्बन की। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन जो है वो कौन सा एलिमेंट शो करता है? दैट इज कार्बन। क्लियर है?
अब अगर आप बात करें जैसे सल्फर और सल्फर के बीच में भी बॉन्ड होता है, अगर आप सल्फर के स्ट्रक्चर की बात करें तो सल्फर इज ऑलवेज प्रेजेंट एज सल्फर हमेशा ना S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर W की तरह। यहाँ पे भी सल्फर 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सल्फर जो है जुड़ गया है। वैसे ये दिस इज नॉट कैटिनेशन, अगर ये लॉन्ग चेन्स वगैरह बना रहा है, पर ये भी कैटिनेशन ही बोलेंगे हम इसको, कि सल्फर जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर उसने बना दिया है, जिसमें सल्फर सल्फर के साथ इस तरह से उसने क्या बना दिया है, एक दूसरे के साथ वो लिंक हो गए हैं। तो दिस इज कैटिनेशन। अपने ही तरह के एलिमेंट के साथ सल्फर सल्फर के साथ ही जुड़ा है, चाहे उसने साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बना दिया है। जैसे आप कार्बन की बात करते हैं ना, कार्बन की बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन आप पढ़ते हैं, फैट्स के बारे में पढ़ते हैं या ऑयल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी बहुत लंबी लंबी जो चेन्स हैं कार्बन के साथ ही क्या होता है, अटैच होता है। और उस प्रॉपर्टी को हम, किसी भी एलिमेंट की उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर इस तरह से पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है या क्राउन लाइक स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमने डिस्कस कर ली है। द नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करेंगे हाइड्राइड्स की, कि हमारे पास जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं, और इसके बारे में शायद हमने पहले भी बात कर ली थी। यहाँ तक जो अभी हमने पढ़ा ये सारा का सारा चीज आपको पढ़ने के लिए दी थी कि आपने खुद पढ़ना है, पर मुझे नहीं लगता है कि आपने कुछ पढ़ा होगा। हमने ना हाई के पास ना ब्रैकेट नहीं लगाए थे। मुझे हाई की स्पेलिंग पता है, HIGHTR। केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं आप ग्रुप 16 के एलिमेंट, किस किस चीज के साथ उनका रिएक्शन हो जाता है। तो सबसे पहली हम बात करेंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। हम उनकी रिएक्शंस में नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे कि रिएक्शन कैसे होती है। हम सीधा बोलेंगे कि सारे के सारे जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन के साथ एक सिमिलर रिएक्शन बताते हैं, सिमिलर सा ही रिएक्शन बताते हैं। उनका जो जनरल फार्मूला की अगर आप बात कर लें वो सिमिलर रहेगा। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कुछ इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। सबने सिमिलर रिएक्शन बताया। अगर आप जनरल फार्मूला पे चले जाएं तो सिमिलर है आपके पास, ये एलिमेंट है और साथ में क्या जुड़ा हुआ आपके पास, H2। क्वेश्चंस देखिए क्या क्या यहां से बन सकते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड। स्ट्रक्चर की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सिमिलर स्ट्रक्चर सबका रहता है, सिर्फ थोड़ा सा बॉन्ड एंगल में चेंज आता है। और बॉन्ड एंगल शायद उस दिन लिखवाया भी था आपको कि वाटर का बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री, देन H2S का बॉन्ड एंगल 92.1 डिग्री, देन 91 एंड 90 डिग्री। क्लियर है? बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, बॉन्ड एंगल क्यों कम हो रहा है एज यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसको मैं कल पूछूंगी आपसे। 2 दिन में तो मुझे नहीं लगता आपने कुछ पढ़ा है, हो सकता है आज पढ़ लें। क्लियर है? स्ट्रक्चर की पहले बात कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम
अगर आपने क्लास 11th में हाइब्रिडाइजेशन ढंग से पढ़ा होगा तो हम उसमें क्या करते हैं कि सेंट्रल एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देख लीजिएगा ध्यान से, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 and 2p4. Then we take the outermost shell. ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में 2s है जिसका एक ही ऑर्बिटल होता है, 2p है जिसके 3 ऑर्बिटल होते हैं। वन मोर थिंग फ्रॉम हियर कि व्हाई ऑक्सीजन शोज एनॉमलस बिहेवियर। ऑक्सीजन एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करता है? रीजन, सेकेंड शेल है, सेकेंड में d ऑर्बिटल एब्सेंट, सेकेंड में जो d ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? तो d ऑर्बिटल की एब्सेंस से जो है, एक तो d ऑर्बिटल का एब्सेंस जो मेन रीजन रहता है, सेकेंड इसका साइज छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी, सारी बातें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आप जरूर पढ़ लें कि वाई ऑक्सीजन शोज एनॉमलस बिहेवियर। या क्वेश्चन देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाई द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप शोज एनॉमलस बिहेवियर। रीजन उसका ये रहता है कि साइज में छोटा होता है, उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसमें डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? सारा रीजन सेम ही रहेगा, एक ही जैसा रहेगा, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कर देते हैं भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सॉरी इसमें 2s में, और 4 यहाँ पे हैं, पहले एक एक दे दो, 1 2 3 और 4। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें कहता है कि एटलीस्ट जो S है वो तो पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, मिक्सिंग में वो पार्टिसिपेट करेगा, ये भी करेगा। और P का ये जो वाला आपके पास है, ये वाला ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हुए हैं, वो भी क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो? इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, सारे के सारे आपस में क्या हो गए? इंटरमिक्स हो गए और एक जैसी शेप के ऑर्बिटल्स आपके पास बन गए। रीजन देखो क्या रहता है कि S का जो शेप है दैट इज स्फेरिकल, P का जो शेप होता है दैट इज डम्बल। अगर कोई एटम यहाँ आके जुड़ता है तो वो कहता है कि भाई मुझे तुमने इस गोले गोले के साथ जोड़ दिया और यहाँ पे तुम खुद डम्बल शेप वाले ऑर्बिटल्स के साथ जुड़ गए हैं। तो ऐसा मतलब इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? पहले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग कर लेते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं और सारे के सारे ऑर्बिटल्स हमें एक जैसे दिखते हैं। क्लियर है? अब क्या हुआ? ये ऑक्सीजन का हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने उनको ऑर्बिटल्स के अंदर। अब ये ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा? 2 हाइड्रोजन के साथ। हर एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1। ये तो देखो पहले से ही हमने पॉली एक्सकल्शन रूल पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सकल्शन 1 ऑर्बिटल डोंट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। क्लियर है? तो देखो इसके पास 2 है, ये भरा हुआ है, इसको कोई जरूरत नहीं है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की। ये भरा हुआ है, इसको भी कोई जरूरत नहीं है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट वो करेंगे जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी तक ऑर्बिटल्स के अंदर नहीं है। क्लियर है? अब क्या हुआ? एक हाइड्रोजन आया, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, शेयर कर लिया। दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ क्या कर लिया? शेयर कर लिया। राइट? सारे के सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल हो गए, भर गए। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, मिक्सिंग तो सबकी हुई है, एक S की और 3 P के ऑर्बिटल्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन तो भाई sp3 है। Hybridization is sp3 and for the hybridization sp3 the shape of the molecule should be tetrahedral। मॉलिक्यूल की शेप कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। बट यहाँ पे हमें वाटर का जो स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। रीजन उसका देखिए क्या रहता है?
टेट्राहेड्रल शेप ऐसी होती है, हमारे पास एलिमेंट है बीच में इस तरह से, सेंट्रल एटम रहता है बीच में, यहां पे ऑक्सीजन सेंटर में आ जाएगा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। हम कह रहे हैं कि बॉन्ड जो है वो सिर्फ 2 बने। अब ये जो पहले से ही फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स थे, इनका क्या, ये जो आपके सेंट्रल एटम के ऊपर एज अ लोन पेयर कंसीडर किए जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? एज अ लोन पेयर। लोन पेयर ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट स्टिल दे रिमेन ऑन द सेंट्रल एटम। रीजन, दे हैव टेकन पार्ट इन व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स वाई आपके सेंट्रल एटम के ऊपर जो आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन जिनका हुआ है वो एज अ लोन पेयर रहेंगे। अगर आपको ऐसा मिलता है ना इस तरह से, तो वो एज अ लोन पेयर आपको क्या दिखते हैं? उसके ऊपर दिखते हैं। कंप्लीट हो गया। अब तो बता दो HIGHAR होता है ER। Is it clear? Is this thing clear? तो स्ट्रक्चर ना देखो ऐसा टेट्राहेड्रल की तरह दिखता तो है, बट ये लोन पेयर आने की वजह से वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट हो जाता। हम उसको टेट्राहेड्रल नहीं कहते। क्या हम उसको टेट्राहेड्रल क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि टेट्राहेड्रल में ना चारों के चारों बॉन्ड्स जो है ना वो बने होते हैं। सेंट्रल एटम जिन 4 और एटम्स के साथ जुड़ा होता है वो बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, जबकि आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बॉन्ड सिर्फ 2 है। स्ट्रक्चर तो वैसा वैसा ही दिख रहा है मुझे। तो दिस इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल एंड द शेप ऑफ दिस, हम सिर्फ उन्हीं बॉन्ड्स को कंसीडर करेंगे जो हमें दिख रहे हैं। कैसा दिख रहा है? इस तरह का दिख रहा है ना, वेंट दिख रहा है ना, ये लीनियर होता है और ये वेंट, ये लीनियर एक लाइन में है तो दैट इज लीनियर, और ऐसा दिखे तो वो क्या है आपके पास? वेंट है। क्लियर है? इसको हम वी शेप भी कह देते हैं। कैसी शेप कहते हैं आप इसको? वी शेप भी कह देते हैं। उल्टा वी है ना, यहां पे मत लिख देना उल्टा वी शेप, इट इज वी शेप या बेंट शेप है आपके पास। और जो बॉन्ड एंगल होता है ना, दैट इज बिटवीन दीज 2, इनके बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। जो बॉन्डेड आपके पास फॉर्म में प्रेजेंट है एटम्स, उनके बीच का जो एंगल है दैट इज बॉन्ड एंगल। और वाटर के लिए जो बॉन्ड एंगल है इट इज व्हाट? इट इज 104.5 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 104.5 डिग्री। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो एज यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, अब सबका ऐसा ही आपके पास शेप आएगा। अगर आप H2S की बात करें उसका शेप भी ऐसा ही होगा। उसको भी बेंट शेप बोलेंगे। जो आपके पास डिफरेंस आएगा दैट इज बिटवीन द बॉन्ड एंगल एंड इट इज अराउंड 92.1 डिग्री। ये एंगल कितना है आपके पास? 92.1 डिग्री। क्लियर है? अब क्या रीजन रहेगा इसका कि वाटर के लिए बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री था और इसके लिए कितना है? 92.1 डिग्री। ये आप कल मुझे बताएंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम ग्रुप 15 में करके आए हैं कि NH3 का जो बॉन्ड एंगल था दैट इज मोर देन PH3's बॉन्ड एंगल। क्लियर है? उसमें आपके पास रीजन रहेगा जो सेंट्रल एटम का साइज होगा ना उसका, और जो आपके पास बॉन्ड है उनकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। कर लेंगे? पक्का? चलिए देखेंगे कल आप बताते हैं मुझे कि नहीं बताते हैं। चलो आगे देखें। आगे इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है? हमने कुछ थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह की बात भी कर ली थी ना, बोलिए। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करी थी हमने कि थर्मल स्टेबल कौन सा है? वाटर थर्मली स्टेबल है या H2S थर्मली स्टेबल है? जल्दी बोलो।
नहीं, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिखेंगे एक, ऑक्सीजन गैस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, एक्सप्लेन। Oxygen is an inert gas at room temperature. Explain. रूम टेम्परेचर हम जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलते हैं। उस पे जो ऑक्सीजन गैस होती है, कह रहा है कि वो इनर्ट होती है। रीजन इसका क्या रहता है हमारे पास, हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे भी करा था कि नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर वेयर एज फॉस्फोरस इज क्वाइट रिएक्टिव इन नेचर। तो वहां पे हमने बोला था कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जनरली आपके पास जो ऑक्सीजन है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन इस तरह से प्रेजेंट होता है। द बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स कैसा बॉन्ड है हमारे पास, डबल बॉन्ड है, विच रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स ब्रेकेज। तो बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें यहाँ पे कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको यहाँ पे लगेगी दैट इज क्वाइट हाई। क्लियर है? जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज क्वाइट हाई ओवर एयर। सो दैट्स व्हाई दिस ऑक्सीजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? इज इट क्लियर? वन सेकेंड, so that's all for today's lecture, right? और जो क्वेश्चंस दिए हैं वो प्लीज लर्न करें, क्योंकि मैं कल पूछूंगी आपसे, ठीक है?